तो चलिए आज हम सब ज़मीन के दस्तावेज पर लिखा हुआ जो कैथी लिपि होता है उस कैथी लिपि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कैथी लिपि को बिकारी लिपि भी कहा जाता है। कैथी लिपि जो होता है यह काय शब्द से उत्पन्न है। काय शब्द से उत्पन्न ये कैथी लिपि है। कैथी लिपि में यानी खाता, खेसरा, रकबा इत्यादि को कैथी लिपि में लिखा जाता है, जो आज हम देवनागरी में उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। और इस लिपि में जो लिखा गया जो रकबा होता है, खाता, खेसरा होता है, उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी जानकारी हम लोग इसके बारे में ले लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि कैथी लिपि का इतिहास के बारे में इसका लंबी कहानी है, लेकिन उसको भी हम आपको थोड़ा सा विस्तार संक्षेप में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक धूर कैथी लिपि में कैसे लिखा जाता है। तो एक धूर कैथी लिपि में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये विकारी शब्द है, हिंदी का एक लिखा हुआ, ये एक धूर हुआ। यानी मान के चलिए कि डबल एस और एक लिख दिए हिंदी का, तो एक धूर हो गया। दो धूर लिखना है तो डबल एस और दो लिख दिए तो दो धूर हो गया। ये विकारी शब्द है, हम डबल एस आपको समझने के लिए बोल रहे हैं। तो तीन धूर लिखना है तो डबल एस और तीन लिख दिए, तीन धूर है। चार धूर तो डबल एस और हिंदी का चार लिख दिए, चार धूर हो गया। पाँच धूर तो एक एस और एक पाई, पाई बोलते चाहे लकीर बोल दीजिए, लकीर खींच देते हैं तो वह पाँच धूर हो गया। कहीं कहीं आपको एस लिख करके मान लीजिए कि यह अंग्रेजी अंक का 1 है और डॉट दे दिया जाता है तो इसको 5 धूर पढ़ा जाता है। अब मान लीजिए कि एक लकीर है और उसके बाद हिंदी का एक लिखा हुआ है तो इसको हम 6 धूर पढ़ेंगे। फिर एस लिख करके एक और दो लिखा हुआ है तो 5 धूर और 2 धूर, तो 5 और 2 7 धूर। फिर एक और 3 लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं 5 धूर और इसको 3 धूर, तो 5 और 3 8 धूर। फिर ये 5 और 4 9 धूर। और दो गो अगर 1 लिख देते हैं अंग्रेजी में 1 या दो गो लकीर खींच देते हैं तो उसको हम बोलते हैं 10 धूर। अब जैसे 11 धूर तो एस लिख करके और दो गो लकीर खींच देते हैं और हिंदी में जो अंक एक लिखा जाता है लिख देते हैं तो 10 और 1 11 धूर हो गया। फिर 10 और 2 12 धूर हो गया। फिर 10 और 3 13 धूर हो गया। फिर ये 10 और 4 14 धूर। अब 15 धूर में कितना लकीर, तो 15 धूर में 3 गो लकीर होता है, यानी एस लिख करके 3 लकीर खींच देंगे, या 111 लिख दे, 111 लिख दे तो उसको पढ़ा जाएगा 15 धूर। 16 धूर तो ये 15 धूर आई हिंदी का एक है तो 15 धूर और 1 धूर 16 धूर। 15 धूर और 2 धूर, 15 धूर और 2 धूर कितना हुआ 17 धूर। फिर 15 3 18 धूर। 15 और 4 15 4 19 धूर। अब 20 धूर को हम 1 बीघा कहते हैं। तो 20 धूर या नहीं 20 धूर को 1 बीघा नहीं, 20 धूर को 1 कट्ठा कहा जाता है। 20 धूर को 1 कट्ठा कहते हैं, तो 1 कट्ठा बोलिए या 20 धूर बोलेंगे। तो 20 धूर को हम इस प्रकार लिखते हैं, या 1 कट्ठा को हम ऐसे लिखते हैं। 2 कट्ठा लिखना हो तो एस लिख करके 2 लिख दीजिए, 2 कट्ठा हो गया। 3 कट्ठा लिखना हो तो 3 एस लिख करके और 3 लिख दीजिए। ये बिकारी शब्द है, इसको आपको दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। इसको आपको दिमाग में एकदम सेट करके रखना है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर 5 कट्ठा है तो 5 कट्ठा को एक लकीर खींच करके यहाँ डॉट होता है, बिंदु होता है, तो उसको 5 कट्ठा कहा जाता है। अब इसमें देखिए इस प्रकार का विकारी शब्द नहीं है। तो 5 कट्ठा हो गया। फिर 5 कट्ठा ये और ये 1 कट्ठा, तो 6 कट्ठा हो गया। फिर 5 कट्ठा ये 2 कट्ठा 7 कट्ठा। फिर 5 कट्ठा और ये 3 कट्ठा 8 कट्ठा। फिर 5 कट्ठा और 4 कट्ठा 9 कट्ठा। फिर 10 कट्ठा जो लिखा जाता है तो 2 गो लकीर लेकर खींच करके और डॉट दे दिया जाता है, तो इसको हम 10 कट्ठा कहेंगे। 11 कट्ठा तो 10 कट्ठा 1 कट्ठा 11 कट्ठा। 10 और 2 12 कट्ठा। 10 और 3 13 कट्ठा। 10 और 4 14 कट्ठा। अब 15 कट्ठा में 3 लकीर होता है, 3 गो लकीर खींच दिया जाता है और डॉट दे दिया जाता है, तो ये 15 कट्ठा हो गया। अब 16 कट्ठा तो 15 और 1 16 कट्ठा। 15 और 2 17 कट्ठा। 15 और 3 18 कट्ठा। 15 और 4
19 कट्ठा। अब 1 बीघा है यानी 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा को हम कैसे लिखेंगे? तो हिंदी अंक है 1 और इस प्रकार से बिकारी लिपि का ये अक्षर है, इसको इस प्रकार लिखा रहता है, तो उसको हम 20 कट्ठा पढ़ते हैं या 1 बीघा पढ़ते हैं। अब 2 बीघा कैसे लिखेंगे? तो 2 लिख करके इस प्रकार का लिखा हुआ अगर रहे तो 2 बीघा पढ़ेंगे। 3 लिख करके इस प्रकार लिखा रहे तो उसको हम 3 बीघा पढ़ेंगे। 4 लिख करके इस प्रकार अगर लिखा है तो 4 बीघा। 5 लिख करके अगर इस प्रकार लिखा है तो 5 बीघा। कहीं कहीं आपको माने एक लकीर खींच करके डॉट और इस प्रकार का अक्षर रहता है, उसको हम 5 बीघा कहते हैं। अब जैसे अब इतना जब हम जान जाएंगे तो कट्ठा धूर बीघा को पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लिया कि हमको 1.5 बीघा लिखना है या 30 कट्ठा पढ़ना है, तो 30 कट्ठा कितना होता है? 1 बीघा यानी 20 कट्ठा और 10 कट्ठा 30 कट्ठा। तो 1 बीघा को हम कैसे लिखें? 20 कट्ठा यहाँ पर है तो ये 20 कट्ठा हो गया। अब हमको लिखना है 10 कट्ठा, तो 20 कट्ठा 10 कट्ठा, तो 10 कट्ठा कहाँ पर है? तो 10 कट्ठा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर है। तो इस प्रकार का अगर दोनों दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि जैसे ये 1 बीघा हुआ और ये 10 कट्ठा, तो ये 30 कट्ठा हो गया, 30 कट्ठा हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है 1 बीघा और 2 धूर लिखना है, तो 1 बीघा ऐसे लिखा जाता है और 2 धूर कैसे लिखा जाता है? तो 2 धूर ऐसे लिखा जाता है, तो ये 1 बीघा 2 धूर हुआ। अब फिर मान लिए कि 1 कट्ठा 5 धूर, 1 कट्ठा 5 धूर, जैसे यहाँ कट्ठा छूट गया है, 1 कट्ठा 5 धूर लिखना है। तो 1 कट्ठा कैसे लिखा जाता है? तो 1 कट्ठा को हम 20 धूर कहते हैं। 1 कट्ठा आपको यहाँ लिखा हुआ है 1 कट्ठा। अब 5 धूर, 5 धूर, तो 5 धूर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। जब ये दोनों एक साथ मिल जाए तो हम समझेंगे कि 1 कट्ठा 5 धूर है, 1 कट्ठा 5 धूर है। अब कैथी लिपि के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि कैथी लिपि का जो प्रचलन हुआ यह शेरशाह सूरी के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। शेरशाह सूरी जो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था, और उन्हीं के शासनकाल में आप सभी जानते हैं कि तांबा और चांदी के रुपया का सिक्का का जारी हुआ था, तो जारी हुआ था। और उस माने शेरशाह सूरी के समय से जो कैथी लिपि का प्रारंभ हुआ से लगभग मुगल काल, ब्रिटिश राज और लगभग हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी 1960 के सर्वे के बाद तक भी, यानी लगभग 1980 के पहले तक कैथी लिपि का आधिकारिक रूप से प्रयोग या उपयोग किया जाता था। जैसे तो इस सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने लिख दिया है। जैसे मुगल काल से लेकर के ब्रिटिश राज के अंत तक आधिकारिक रूप से 1980 ईस्वी तक इसका प्रचलन चलता रहा। शेरशाह सूरी ने ही तांबे और चांदी के रुपया जारी किया था। कैथी लिपि का प्रचलन जैसे बिहार में, झारखंड, जैसे पहले झारखंड आप जानते ही हैं कि बिहार और झारखंड हाल ही में अलग हुआ है, तो बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में इसका विशेष रूप से प्रचलन था। अभी वर्तमान समय में इस कैथी लिपि को देवनागरी लिपि में अनुवाद किया जा रहा है। अब कैथी लिपि कायस्थ शब्द से उत्पन्न हुआ है। थोड़ा इस कायस्थ समाज के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कहा कि कैथी लिपि जो होता है कायस्थ शब्द से उत्पन्न हुआ है, और कायस्थ समाज को हम लोग कलम का जादूगर कहते हैं। कायस्थ समाज को हम लोग कलम का जादूगर कहते हैं, यानी लिखने वाला भी कहते हैं। जैसे जितने भी अक्सर देखेंगे तो वो हमारे कायस्थ समाज के ही व्यक्ति हैं जो ज़मीन के कागजात को लिखते पढ़ते हैं। तो कायस्थ समाज को कलम का जादूगर कहा जाता था। कलम का ही नहीं, वे तलवार के भी जादूगर माने जाते हैं। कलम और तलवार दोनों के जादूगर माना जाता है। इसीलिए कभी कभी लोग कलम और तलवार का सिपाही भी लोग उनको कहते हैं। कलम और तलवार का सिपाही भी कहते हैं। कायस्थ समाज का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो कहा जाता है कि कायस्थ समाज का उत्पत्ति चित्रगुप्त भगवान की ये वंशज है। कायस्थ समाज जो है से चित्रगुप्त भगवान के वंशज है, और चित्रगुप्त भगवान जो है से आप जानते हैं कि वे भगवान ब्रह्मा के काया से उत्पन्न है। तो इस प्रकार कायस्थ समाज जो है से भगवान चित्रगुप्त के वंशज माना जाता है, जो भगवान ब्रह्मा के काया से उत्पन्न हुए हैं। और चित्रगुप्त पूजा, जैसे
हम अपने समाज में भी देखते हैं कि हमारे कायस्थ समाज के जितने भी लोग हैं उनका एक महत्वपूर्ण तिथि है, और वह तिथि क्या है कि कार्तिक मास के में हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को वे चित्रगुप्त पूजा करते हैं और चित्रगुप्त भगवान को याद करते हैं। उस दिन अपने कलम देवात की पूजा करते हैं और उस दिन अपने कलम को विश्राम देते हैं। उस दिन लेखा पढ़ने का कार्य नहीं होता है कि नहीं। और ऐसे आप जानते ही हैं कि कलम का जादूगर आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि कलम के जादूगर किसको कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। लेकिन पारंपरिक रूप से अगर कहा जाए तो वास्तव में कायस्थ समाज ही हमारा कलम का जादूगर है। कल भी था, आज भी है और शायद भविष्य में भी रहेंगे। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, इसको जानकारी रखना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा मेरे पास होते हुए भी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं कर पढ़ पाते हैं। इसलिए छोटी चीज़ों को जानकारी रखना ज़रूरी है। आप जानते ही, हम पहले भी कह चुके हैं और आप जानते भी हैं कि देखन में छोट न लगे घाव करे गंभीर, यानी किसी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। यदि आपने किसी को कम आंक लिया है, तुच्छ समझ लिया है, तो वह आपके लिए भारी पड़ सकता है और आप बेसहारा हो जाएंगे। आपको सहारा लेने की आवश्यकता होगी और सहारा लेने के लिए आप जानते ही हैं कि दर दर भटकना पड़ेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको विस्तार से लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि आपके घर में जो दस्तावेज होंगे, ज़मीन का जो दस्तावेज होगा जो 1980 के पहले है, जिसको आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार से मिला करके आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि हमारा इस दस्तावेज में कितना रकबा है, माने हमारा प्लॉट कितना है, उसका हमारे प्लॉट का खेत कितना है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा। तो इस प्रकार से हम इसको बड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।